नमस्ते प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ के लेखक है शांति स्वरूप बौद्ध जी। तो पिछली क्लास में हमने बाबा साहेब अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ, उनके माता पिता कौन हैं और बचपन में उनको कैसे अस्पृश्यता का अनुभव हुआ है और किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, किस प्रकार से उनके साथ बचपन में ही अन्याय हुआ है, उन सभी विषयों के बारे में हमने पिछली क्लास में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो अभी उसके बाद तो भाग 2 के तहत पाठबोधन इस प्रकार है। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि यहाँ पर सन 1913 ईस्वी में उनके पिता के इच्छा के विरुद्ध बड़ौदा के स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट पद पे भर्ती हो जाते हैं। उनके भर्ती होने के 15 दिन बाद ही 2 फरवरी 1913 ईस्वी को उनके पिता रामजी सूबेदार की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो भीमराव पर परिवार के दायित्व का भार बढ़ जाता है, मगर उनके मन में और भी ऊंची शिक्षा पाने की ललक बनी हुई थी। तो B.R. अम्बेडकर जी यहाँ पर पढ़ाई करना बहुत ही चाहते थे, लेकिन उनके पिता के अकालिक मृत्यु के बाद यहाँ पर उनको बहुत ही दुख पहुंचाता है और पूरे उनके परिवार का दायित्व बाबा साहेब पर ही पड़ जाता है। तो इसी दौरान बड़ौदा रियासत की तरफ से मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने की योजना के तहत भीमराव का चयन हो गया। तो ऐसे वैसे करके पढ़ाई करने का मन यहाँ पर बाबा साहेब के मन में बहुत ही रहता है। तो उसी समय यहाँ पर जो बड़ौदा रियासत है वहाँ पर मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजे जाने की योजना थी। तो उस योजना के तहत यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का चयन हो जाता है। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में भीमराव को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा रियासत में सेवा करनी थी। तो वहाँ पर विदेश में जाने की योजना तो बनी हुई थी, लेकिन उसी के साथ वहाँ पर एक शपथ पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करना था कि वहाँ पर पढ़ाई खत्म होने के बाद बड़ौदा रियासत में आकर वापस काम करना पड़ता था। तो जुलाई 1913 के अंत में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ौदा रियासत की सहायता से न्यूयॉर्क चले जाते हैं। न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो जाते हैं और उस समय एक अछूत युवक का विदेश में जाकर शिक्षा पाना कल्पना से परे की बात थी। तो उस समय में अस्पृश्यता की बात चल रही थी। तो वैसे हालात में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ाई के लिए दाखिल होना बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। और अमेरिका में जाकर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र एवं खुला माहौल मिला, जहां किसी भी प्रकार का जातीय बंधन नहीं था और न ही जाति आधारित भेदभाव। तो जब भी यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क चले जाते हैं, वहाँ पर अमेरिका में आराम से उनको आज़ादी मिल गई, खुला माहौल मिल गया और वहाँ पर जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते थे। जिस प्रकार भारत में उस समय में जाति के आधार पर भेदभाव चल रहा था, वह जाति आधारित भेदभाव उनको अमेरिका में देखने के लिए नहीं मिला। तो भीमराव का पढ़ाई में खूब मन लगा। अमेरिका में उदार, प्रेमपूर्ण और समानता के व्यवहार ने उन्हें धनाभाव के कारण भूखा प्यासा रहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वहां पर अमेरिका जाने के बाद भीमराव अंबेडकर जी को खुला माहौल मिलने के कारण, जाति आधारित भेदभाव न रहने के कारण पढ़ाई करने में खूब मन लग जाता है और वहाँ पर उनको उदार और प्रेमपूर्ण और समानता का व्यवहार देखने के बाद उनके पास धन का अभाव रहने के बावजूद भी भूखा प्यासा रहकर भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर दिया। यहाँ पर अमेरिका पढ़ने के लिए बाबा साहेब जाते हैं, वहाँ पर भूखा प्यासा रहकर ही वहाँ पर पढ़ाई कर आए हुए हैं। तो बहुत सारे कष्टों को सहन करने के बाद भी एक महान व्यक्ति बन पाए हैं। तो बाबा साहेब वहाँ पर शराब, सिगरेट आदि से दूर रहकर
18 घंटे पढ़ा करते थे। तो इसी दौरान उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर न शराब पीते थे न सिगरेट पीते थे। वे 18 घंटे तक कड़ी मेहनत करके 18 घंटे तक पढ़े हैं। उसके कारण वहाँ पर पढ़ते पढ़ते उनकी नज़र भी कमज़ोर हो गई थी। तो नज़र कमज़ोर होने के कारण वे चश्मा लगा लिए थे, क्योंकि वहाँ पर इतनी दूर जाकर पढ़ाई करने के लिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ करने के लिए गए हैं। इसी कारण वहाँ पर बहुत ही परिश्रम करके 18 घंटों तक पढ़ाई करके बाबा साहेब अम्बेडकर जी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़े। जैसे ही न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, वहाँ पर जाति आधारित भेदभाव न रहने के कारण बहुत ही अच्छी तरह से भूखा प्यासा रहकर भी पढ़ाई करने लग जाते हैं और 18 घंटे वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करते हुए वहाँ पर अमेरिका में ही राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, नैतिक शास्त्र यानी मोरल फिलोसॉफी और मानव विज्ञान यानी ह्यूमन साइंस और समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स विषय पढ़े हुए हैं। तो सन 1915 में उन्होंने एमए तथा 1916 में पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त कर ली। तो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाने के बाद वे वहाँ पर राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों को पढ़ते हैं और 1915 ईस्वी में एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो अब वे भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका जाने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जी बहुत ही परिश्रम करके भूखा प्यासा रहकर भी वहाँ पर अच्छी पढ़ाई करते हुए वहाँ पर एमए तथा पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त कर लेते हैं। और उसी के साथ 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर और अधिक शिक्षा पाने के लिए लंदन पहुंचे। तो अमेरिका से वहाँ पर लंदन पहुंच जाते हैं 1916 ईस्वी में कि अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए और आगे चले जाते हैं। तो लंदन के प्रोफेसर ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस यानी डीएससी की तैयारी करने की अनुमति दे दी। तो उन्होंने तुरंत शोध कार्य आरंभ कर दिया। तो जैसे ही लंदन को और अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब चले जाते हैं, तो वहाँ पर लंदन में रहने वाले प्रोफेसर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को डॉक्टर ऑफ साइंस कर तैयारी करने की अनुमति दे देते हैं। तो उसी समय से बाबा साहेब जी वहाँ पर शोध कार्य अपना शुरू कर देते हैं। तो इसी बीच उन्हें बड़ौदा के दीवान ने एक पत्र लिखा कि छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी थी। तो जब भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ौदा रियासत की सहायता से ही बाबा साहेब अम्बेडकर पहले न्यूयॉर्क चले गए थे, तो वहाँ पर एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर चले गए थे कि वहाँ पर पढ़ाई खत्म होने के बाद वापस आकर बड़ौदा रियासत में सेवा करना है। तो उसी तहत यहाँ पर बड़ौदा रियासत से दीवान का एक पत्र आता है कि आपकी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो गई है और तुरंत वापस लौटकर शपथ पत्र की शर्तों के अनुसार बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष तक सेवा करना है। यह पत्र बाबा साहेब अम्बेडकर को पहुंच जाता है। वैसे ही पहुंच जाता है, बाबा साहेब अम्बेडकर वहां से वापस लौटकर फिर भारत आ जाते हैं। तो बड़ौदा रियासत में 10 साल तक सेवा करनी होती थी। तो डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। तो उस समय यहाँ पर डीएससी की पढ़ाई यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी लंदन में कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर पत्र आ जाता है कि आपकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई है। तो जैसे ही छात्रवृत्ति समाप्त हो गई है तो आप आना है और शपथ पत्र के शर्तों के अनुसार 10 वर्ष तक वहाँ पर सेवा करना है। यह पत्र आते ही बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर आ जाते हैं और भारत को रवाना होने से पूर्व उन्होंने विश्वविद्यालय से यह अनुमति ले ली कि अक्टूबर 1921 तक अधूरी पढ़ाई पूरी की जा सकती है। तो यहाँ पर वापस भारत को लौटकर आते समय विश्वविद्यालय में जाकर उन सभी अध्यापकों को पूछकर आ जाते हैं कि मैं 1921 तक आकर पढ़ाई संपूर्ण कर लेता हूँ। तो 21 अगस्त 1917 को डॉक्टर अंबेडकर मुंबई पहुँच गए। यहाँ पर
बड़ौदा रियासत से दीवान के वहाँ से पत्र आ जाता है। तो उस पत्र के तहत 10 साल तक बड़ौदा रियासत में काम करना है। पत्र आते ही बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की अनुमति लेकर 1921 ईस्वी तक आधी अधूरी पढ़ाई पूर्ण करने की अनुमति लेकर 21 अगस्त 1917 ईस्वी को बाबा साहेब अम्बेडकर बम्बई पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर 1917 ईस्वी को लंदन से बम्बई पहुंच जाते हैं और बड़ौदा रियासत की शर्त के अनुसार डॉक्टर अम्बेडकर ने सैन्य सचिव के पद पर कार्य आरंभ किया। तो बड़ौदा रियासत में 10 साल तक वहां पर कार्य करना था। तो उसी कारण यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बड़ौदा के रियासत में सैन्य सचिव के पद पर अपना कार्य आरंभ कर देते हैं। मगर इतने उदार महाराजा की बड़ौदा नगरी में संसार के महान विद्वान को छूत छात की दूषित भावना के कारण रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। तो जैसे यहाँ पर बड़ौदा रियासत में सैन्य सचिव पद के ऊपर कार्य करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर नियुक्त हो जाते हैं, उसी समय में भी उस महाराजा के, जो उदार हृदयी महाराजा के उस आस्थान में भी अस्पृश्यता का अनुभव होता है। तो अस्पृश्य होने के कारण वहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर को रहने के लिए मकान नहीं मिलता है। वे नाम बदलकर एक पारसी धर्मशाला में रहने लगे। तो अस्पृश्य होने के कारण बाबा साहेब अम्बेडकर क्या करते हैं, अपना नाम ही वहाँ पर बदलकर एक पारसी धर्मशाला में रहने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका नाम सुनते ही सभी लोग यह व्यक्ति अस्पृश्य है करके उनकी निंदा करते थे, अपमान करने लग जाते हैं। तो उसी समय बाबा साहेब अम्बेडकर अपना नाम ही बदलकर पारसी धर्मशाला में रहने लग जाते हैं। मगर पारसियों को जब उनकी जाति का पता चला तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर को अपमानित करके खदेड़ दिया। तो जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जाति के बारे में पारसियों को पता चल जाती है, उसी समय वे पारसी लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अपमानित करते हैं और जहां पर धर्मशाला है वहां से बाहर निकाल देते हैं। तो कितना मजबूत रहा होगा डॉक्टर अम्बेडकर का जिगर, जो इतने जुल्म सहकर भी प्रगति पथ पर अग्रसर होते हैं। तो इतने सारे दुखों को, कष्टों को, अपमान को सहन करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जिगर कितना मजबूत होगा। तो अम्बेडकर ने एक जगह लिखा भी है कि वर्षों का समय बीत जाने पर भी पारसी सराय में मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का स्मरण करते ही मेरी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। तो इस प्रकार बड़ौदा रियासत में सैन्य के सचिव पद पर भी काम करते समय जब अपना नाम बदलकर पारसी धर्मशाला में रहने लग जाते हैं, उसी समय पारसियों को जब बाबा साहेब की जाति के बारे में पता चल जाता है, उसी समय वे लोग अपमानित करके बाबा साहेब अम्बेडकर जी को वहां से हटा देते हैं। एक बार यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक जगह पर लिखते हैं, यहाँ पर वर्षों बीत जाने के बाद भी जो पारसी सरायनी पारसी धर्मशाला में उनको जो अपमानित हुआ है, उस अपमान को एक बार अगर याद कर लेते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते थे। तो उसके बाद अपनी योग्यता के बल पर और जीवन के प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प के कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने 1918 ईस्वी में ₹450 के मासिक वेतन पर सिडनेहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी अपनी योग्यता के बल पर और अपने जीवन की प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। तो उसी कारण और अपने मन की दृढ़ संकल्पता के कारण यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी सन 1918 ईस्वी में महीने के 450 रुपए के वेतन पर सिडनेहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो जाते हैं। जो बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी योग्यता के बल पर सिडनेहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के पद पर 1918 ईस्वी में नियुक्त हो जाते हैं, तो उनको मासिक वेतन 450 रुपए होती है। और यह नौकरी उन्होंने वेतन में से कुछ पैसे बचाकर लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए की थी। तो उनकी जो लंदन में डीएससी की पढ़ाई अधूरी रह गई थी, उस अधूरी पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ पर नौकरी को हासिल कर चुके थे। तो जो भी वेतन से आए हुए पैसों में से ही कुछ पैसों को बचाकर अपनी आधी अधूरी पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए ही यहाँ पर नियुक्त हुए थे।
और सिडनेहम कॉलेज में भी जातिवादी मानसिकता के सवर्णों ने उन्हें प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। तो जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में भी वे जाते थे वहाँ पर जाति के आधार पर सवर्णीय लोग उनको अपमानित कर देते हैं और वहाँ पर बहुत ही निंदा करने लग जाते हैं। तो सिडनेहम कॉलेज में जाकर प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होने के बावजूद भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को वहाँ पर भी अस्पृश्यता का अनुभव होने लग जाता है। और जातीय आधार पर होने वाले अत्याचार कभी कभी डॉक्टर अंबेडकर को यह सोचने के लिए बाध्य कर देते थे कि इस अन्याय को मिटाने के लिए हमें बंदूक उठा लेनी चाहिए। इस प्रकार से बाबा साहेब के ऊपर जो अन्याय होते हैं जाति के आधार पर, उन सभी अन्यायों को देखने के बाद, सोचने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि इस अन्याय को मिटाने के लिए हमें बंदूक उठा लेनी चाहिए। मगर धन्य है डॉक्टर अंबेडकर कि उन्होंने तलवार या बंदूक का नहीं, अहिंसात्मक तरीके से अपने समाज के कष्टों को दूर करने का निर्णय ले लिया। तो देखिए हमारे साथ भी अगर ऐसी घटना हो जाती तो हम भी वहाँ पर चुप नहीं बैठ पाते थे। उसी कारण यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर जो कुछ भी अन्याय होते हैं तो उन अन्यायों को मिटाने के लिए कभी कभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मन में ऐसा ख्याल आ जाता था कि बंदूक उठा लेनी चाहिए। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ऐसा करने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे बंदूक के जगह पर अहिंसात्मक तरीके से ही अपने कष्टों को दूर करने का निर्णय ले लेते हैं। अब उन्होंने अपने लिए या अपनी बीवी बच्चे के लिए नहीं अपितु सदियों से पीड़ित समाज की पीड़ा दूर करने का बीड़ा उठाया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी पढ़ाई किए हैं। किस लिए पढ़ाई किए हैं? तो उनके मूल उद्देश्य है कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष। तो हमें जो कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए हमें पहले शिक्षा प्राप्त करना है और शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें संगठन करना है और संगठन करने के बाद हमें जोर लगाकर संघर्ष करना है, तभी हम कुछ हासिल कर पाते हैं। तो उसी तत्वों के आधार पर यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं सोचते हैं, वे सदियों से, हजारों सालों से जो पीड़ित समाज है उन पीड़ित समाज की जो पीड़ा को दूर करने का संकल्प उठा लेते हैं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मसीहा कहते हैं, दलितों का मसीहा कहते हैं, पीड़ित समाज का मसीहा कहते हैं। और उन्होंने वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना आरंभ किया। तो जिस प्रकार से यहाँ पर देश में वंचित और पीड़ित समाज, यानी वंचित यानी बहुत सारी योजनाओं से वंचित, और समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर पीड़ित होने वाले समाज को जागरूक करना यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर आरंभ कर देते हैं। और इस दिशा में सर्वप्रथम उन्होंने मूक नायक यानी गूंगों का नेता नामक समाचार पत्र आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करने के लिए ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सर्वप्रथम मूक नायक नामक एक समाचार पत्र का आरंभ करते हैं। तो मूक नायक समाचार पत्र का आरंभ बाबा साहेब अम्बेडकर ही करते हैं, जिसे गूंगों का नेता कहते हैं। और इस कार्य में कोल्हापुर के महाराजा शाहू जी महाराज ने भी उनकी सहायता की। तो वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक कर उनको एक समाज की मुख्य अहम भूमिका में लाने का प्रयास जो बाबा साहेब अम्बेडकर कर रहे थे, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का साथ यहाँ पर कोल्हापुर के महाराजा शाहू जी महाराज भी सहायता करने लग जाते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रोफेसर की नौकरी करते समय जो पैसे कमाए थे उनमें कुछ कर्जे के पैसे मिलाकर वे दोबारा अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए सन 1920 में ही फिर लंदन चले गए। तो यहाँ पर प्रोफेसर पद पर नियुक्त होने के बाद जो वहाँ पर महीने का 450 रुपये मिलते थे, उन पैसों को बचाकर उनके साथ यहाँ पर कर्ज के पैसे मिलाकर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो अधूरी पढ़ाई रह गई थी लंदन में, उस पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर 1920 ईस्वी को फिर लंदन चले जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले ही वहाँ पर विश्वविद्यालय में अनुमति लेकर आए थे कि हम 1921 ईस्वी तक पढ़ाई पूरी करने के लिए आ जाएंगे। तो 1921 से पहले ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी वहाँ पर लंदन में उनकी आधी अधूरी पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए फिर वापस चले जाते हैं। और वहाँ पर संघर्षपूर्ण अध्ययन के बल पर उन्होंने सन 1921 में, तो देखिए वहाँ पर जाने के बाद संघर्षपूर्ण अध्ययन करते हुए सन 1921 में यानी 1921 में ब्रिटिश भारत में
साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण विषय पर शोध कार्य पूरा करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर 1921 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण यानी ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಶೋಧ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो उस समय शोध कार्य पूरा करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। तो सन 1921 ईस्वी में बाबा साहेब अम्बेडकर मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। और सन 1923 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर MA, PhD, MSc, DSc और बार एट लॉ बनकर बम्बई आ गए। यहाँ पर 1923 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारत को ऐसे ही खाली हाथ नहीं लौटते हैं। वे वहाँ पर जो पढ़ाई करने के लिए गए थे वहाँ से MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और MSc यानी मास्टर ऑफ साइंस, उसके बाद DSc यानी डॉक्टरेट ऑफ साइंस और बार एट लॉ बनकर बम्बई पहुँच जाते हैं। ऐसे वैसे सहायता लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बहुत ही कड़ी मेहनत करते हुए भूखा प्यासा वहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी विदेश में जाकर इन सभी विषयों की डिग्री प्राप्त कर आए हुए हैं। तो इतने महान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी इतनी सारी पढ़ाई कर कर भारत को वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उनके मन में एक ऐसा संकल्प था कि यहाँ पर समाज में हमें जितना भी दूषित किया जाता है हमें दूषित कर रहे हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए। फिर भी हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही कठिन परिश्रम करके यहाँ पर आगे आना चाहिए। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी इतने ही परिश्रम करते हुए MA, PhD, MSc, DSc और बार एट लॉ बनकर 1923 यानी 1923 ईस्वी को बम्बई वापस लौट जाते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक जगह पर कहते हैं कि गरीब बनकर हम पैदा हुए हैं इसमें हमारी गलती नहीं है। गरीब बनकर हम पैदा हुए हैं इसमें हमारी गलती नहीं है। अगर गरीब बनकर ही हम मर जाते हैं तो इसमें हमारी गलती है। यह बात बहुत ही सच्ची है कि हमें भगवान ने गरीब बनाया है, यह बात हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम गरीब बनकर ही मर जाते हैं तो वो हमारे हाथ में रहता है। तो इस प्रकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी अपनी पूरी पढ़ाई वहाँ पर करके फिर भारत 1923 ईस्वी को वापस लौट जाते हैं। तो उसके बाद जब लंदन से लौटकर उन्होंने बैरिस्टर बनकर वकालत करने का निश्चय किया। बैरिस्टर यानी वहाँ पर वकील बनना। तो बैरिस्टर बनकर यहाँ पर वकालत करने का निश्चय कर लेते हैं और इसी के साथ उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर समाज कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन करते हैं। जब भी यहाँ पर सभी पढ़ाई को प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जी फिर वापस लौटकर अपने देश को आ जाते हैं और देश को आने के बाद वे एक बैरिस्टर बनकर वकालत करने का निश्चय कर लेते हैं। तो उनका मुख्य ध्येय था कि यहाँ पर शिक्षा, संगठन और संघर्ष। तो यहाँ पर एक उद्देश्य की पूर्ति उन्होंने कर लिया है कि शिक्षा, तो शिक्षा को प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद उनका दूसरा जो उद्देश्य है वह संगठन है यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक समाज में कुछ बदलाव लाना चाहिए तो पहले हमारे पास शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा के बाद हमें संगठन करना चाहिए और संगठन करने के बाद उन संगठनों की सहायता से हमें संघर्ष करने के बाद ही हमारी सुविधाओं को प्राप्त करना है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी क्या करते हैं, इस समाज के कल्याण के कार्य में एक काम करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन करते हैं। तो यह बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 जुलाई 1924 ईस्वी को इसका निर्माण किया गया। तो इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य था कि अस्पृश्यों की उन्नति के लिए सामाजिक आंदोलन निर्माण करने की दृष्टि से निर्माण किया गया है और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अति पीड़ित भारतीयों को समाज में बराबर लाना ही इस सभा का मूल उद्देश्य था। तो यहाँ पर बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मूल उद्देश्य यही था कि इस समाज में जो पीड़ित है उन पीड़ित व्यक्तियों को इस समाज में बरोबर एक स्थान में लाना ही इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मूल उद्देश्य था।
और सन 1924 ईस्वी में उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की। तो पहले उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संगठन किया, उसके बाद समता सैनिक दल का निर्माण किया। तो यह समता सैनिक दल को 1924 यानी 1924 में निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर समता सैनिक दल का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय समाज के सभी उत्पीड़ित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा करना ही इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर समाज में जिन व्यक्तियों पर पीड़ित किया जाता था उन सभी व्यक्तियों की सुरक्षा करना ही इस समता सैनिक दल का मुख्य उद्देश्य था। तो जब भी विदेश से भारत आने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जी समाज कल्याण के कार्य में जुट जाते हैं। उसी समय बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी गठन करते हैं। उसके साथ 1924 ईस्वी में समता सैनिक दल का निर्माण करते हैं। और 24 जनवरी 1924 को बम्बई विधान परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने बजट भाषण प्रस्तुत किया। तो 24 जनवरी 1924 ईस्वी को बम्बई विधान परिषद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बजट का भाषण प्रस्तुत करते हैं। और उन्होंने बम्बई विधान परिषद का सदस्य रहते हुए जन कल्याण के बहुत से कार्य किए हैं। यहाँ पर बम्बई के विधान परिषद के सदस्य रहने के बावजूद भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी समाज कल्याण के बहुत से कार्य आरंभ किए हैं। और इसी बीच उन्हें पता चला कि महाड़ नामक स्थान पर हिंदुओं के धर्म स्थानों, कुओं पर, तालाब पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस व गधे, सुअर तो पानी पी सकते हैं, पर अछूत लोग नहीं। यह तो जातीय भेदभाव की पराकाष्ठा थी। जब ही यहाँ पर बम्बई विधान परिषद में सदस्य के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर जी काम करते रहते हैं, उसी समय में उनको कहीं से एक सूचना मिल जाती है कि महाड़ नामक एक जगह है, तो तालाब है, वहाँ पर जो हिंदुओं के धर्म स्थान है, वहाँ पर कुओं में तालाब के पानी पीना वहाँ पर अछूतों को, अस्पृश्य लोगों को मना था, क्योंकि वहाँ पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, गधे और सुअर पानी पी सकते थे। लेकिन वहाँ पर उस महाड़ नामक तालाब में अस्पृश्य जाति के कोई भी व्यक्ति जाकर पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि वह पानी वहाँ पर भ्रष्ट हो जाता है। यह वहाँ पर रहने वाले कुछ मानसिकता वाले लोग थे, जो सवर्ण के कुछ लोगों की मानसिकता ऐसे हो गई थी कि यहाँ पर अस्पृश्य लोगों के वहाँ पर छू जाने से वह पानी भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह बात बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पता चल गई। तो तभी वह एक जातीय भेदभाव की अंतिम चरम सीमा थी। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जानते थे कि स्वतंत्रता व अधिकार भीख में नहीं मिलते, इन्हें पाने के लिए तो सिर कटवाने पड़ते हैं। तो उसी समय यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी यह तय कर लेते हैं कि हमें अगर आज़ादी मिलना चाहिए तो हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें हमारे अधिकार मिलना चाहिए। तो वहाँ पर भीख के रूप में वे नहीं मिलते हैं। उस अधिकार को, उस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमें सिर कटवाने पड़ते हैं, यानी हमें बहुत ही जोर से लड़ाई करनी पड़ती है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अछूतों को संगठित किया और 19-20 मार्च 1927 को महाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन किया। तो वहाँ पर महाड़ नामक जो तालाब है, वहाँ पर जिस प्रकार से अस्पृश्य लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता था, उस जुल्म के विरुद्ध में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सभी अछूतों को संगठित करते हैं। और 19-20 मार्च 1927 यानी 19 and 20 मार्च 1927 में महाड़ में एक विशाल सभा का संगठन करते हैं। और संसार के मानव इतिहास की यह ऐसी घटना थी कि शायद ही कोई विदेशी विश्वास करेगा कि भारत के अछूतों को अपनी जान खतरे में डालकर पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। तो इस प्रकार से वहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालकर ही वहाँ पर महाड़ नामक तालाब में से पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा कि वहाँ पर सवर्ण जाति के कुछ लोग उन पर हमला भी कर देते थे। तो वहाँ पर सभी हमलों को सहन करने के बावजूद भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी 19-20 मार्च 1927 ईस्वी को महाड़ नामक प्रदेश में एक विशाल सभा का आयोजन करते हैं और विशाल सभा के माध्यम से महाड़ नामक उस तालाब के पास पानी पीने के लिए संघर्ष करते हुए चले जाते हैं।
और इस संघर्ष में डॉक्टर अंबेडकर को सफलता मिली और इस घटना की सफलता के साथ डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के ईमानदार नेता के रूप में स्थापित हो गए। तो जिस प्रकार यहाँ पर अस्पृश्यता के कल्याण के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी एक एक काम को शुरू कर देते हैं, तभी यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर जी अछूतों के एक ईमानदार नेता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। कि जब पढ़ाई करते समय उनको कैसे अस्पृश्यता का अनुभव हुआ, उन सभी चित्रों को पहले ही देख चुके हैं। उन सभी इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए ही बाबा साहेब अंबेडकर जी बहुत सी पढ़ाई कर चुके हैं और पढ़ाई करने के बाद वे संगठन करते हैं। संगठन करने के बाद यहाँ पर संघर्ष करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर पहले शिक्षा प्राप्त कर लिए, बाद में संगठन किए और संगठन करने के बाद यहाँ पर फिर संघर्ष करने लग गए। तो ये कुछ भी हासिल करना है, हमारे अधिकारों को पाना है, तो यहाँ पर इन तीनों उद्देश्यों को हमें याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार जो महाड नामक तालाब में पानी पीने के लिए अस्पृश्य लोगों को मान्यता नहीं दी जाती थी, उसी समय बाबा साहेब अंबेडकर जी एक बहुत सारी विशाल सभा के माध्यम से सभी लोगों को एकत्रित करके महाड नामक तालाब के पानी को स्पर्श कर लेते हैं। और भारत की भावी शासन प्रणाली व संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के लिए ब्रिटिश सम्राट ने एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजन किया। तो यहाँ पर भारत के भावी शासन प्रणाली, तो भारत देश को आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पहले ही यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य हैं, वे एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करते हैं। गोलमेज यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। इसलिए आयोजन करते हैं कि यहाँ पर अगर भारत देश आज़ाद हो जाएगा तो किस आधार पर भारत आगे बढ़ेगा। इसी बात को लेकर अंग्रेजों ने यहाँ पर गोल मेज सम्मेलन लंदन में आयोजित करते हैं। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों सहित भारत के अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रभावशाली भाषण में कहते हैं। तो यहाँ पर 89 भारतीय प्रतिनिधियों के सहित एक अछूतों के नेता के रूप में बाबा साहेब अंबेडकर जी भी वहाँ पर भाषण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहाँ पर? लंदन के गोलमेज सम्मेलन में। वे ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो कि फ्रांस या इंग्लैंड की आबादी से भी अधिक है, अपने मत व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो कि फ्रांस या इंग्लैंड की आबादी से भी अधिक है, वे मत व्यक्त कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सिंह गर्जना करते हुए कहा कि जब हम अपनी वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उन्नति करने की बजाय व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस गोलमेज सम्मेलन में सिंह गर्जना के रूप में बाबा साहेब अंबेडकर जी अपने विचार को व्यक्त करते हैं कि जब हम अपनी वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उन्नति करने की बजाय व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अगली इस प्रकार बाबा साहेब अंबेडकर जी गोलमेज सम्मेलन में अपने भाषण को प्रस्तुत करते हैं। तो अगली क्लास में अगले विषय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।